सप्लाई नहीं पढ़ा ना अभी। मैं इसकी पीपीटी ढूंढ रही हूँ, कल लगवाई थी। खुशी, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो, दैट्स ओके, विल cover it from our book only. Okay, so good afternoon everyone. आज हम जो इको में हमारी फर्स्ट सेशन हुई थी लास्ट क्लास में, आज हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कुछ आगे के टॉपिक्स करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होते हैं, और एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लास्ट क्लास की फटाफट से मैं आपको रिवीजन दे दूं। हाँ जी, तो डिमांड के बारे में हमने क्या पढ़ा था। जो डिमांड एक कॉन्सेप्ट है, वो एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, ऐसा प्रिंसिपल जो लागू होता है कस्टमर्स के ऊपर। जब कोई कस्टमर को प्राइस किसी भी चीज का लगता है कि कम है, ही विल बाय मोर, और जब उसको लगेगा प्राइस ज्यादा है, ही विल बाय लेस। ये कंज्यूमर्स की एक मेंटालिटी होती है, ठीक है। तो जब आप डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में ऑपोजिट रिलेशनशिप जाएगा, लेकिन जब आप सप्लाई का आज जो मेरा टॉपिक है वो पढ़ोगे, वहीं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव, क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप जाता है। क्योंकि अगर आप बेटा सप्लायर हो तो आपका मेन मोटिव होगा अपना प्रॉफिट कमाना। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अगर प्राइस ज्यादा होगा, सप्लायर विल सेल मोर, अगर प्राइस कम होगा तो सप्लायर विल सेल लेस। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ सप्लायर, एंड ऑपोजिट रहती है मेंटालिटी हमारे कस्टमर्स की। अच्छा, डिमांड पूरा करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था। किसी भी पर्सन की एक विश होनी चाहिए, विश होने के साथ साथ विलिंगनेस टू पे फॉर दैट गुड एंड सर्विस भी होना चाहिए। जब भी कोई कस्टमर विश करता है कि मुझे कुछ परचेज करना है, क्या परचेज करना है, कोई गुड या फिर सर्विस, विश के साथ साथ अगर पेइंग कैपेसिटी प्लस इच्छा भी है उसके लिए पैसे खर्चने की, उसी पर्टिकुलर गुड और सर्विस के लिए विलिंगनेस टू पे भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। तो डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल वेयर you refer consumers desire to purchase goods and services and willingness to pay for that particular good or service, और ये एक पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले आपको ये जानना है that there are multiple factors जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। बेटा लास्ट क्लास के रिविजन है, क्या नाम है आपका, पलक, दैट इज व्हाई आई एम बीइंग रियली फास्ट। लेकिन जैसे आज का कॉन्सेप्ट आएगा आई विल बी अगेन स्लो। रिविजन शुड बी फास्ट ना, अदरवाइज जितना टाइम हमने लास्ट क्लास में लिया फिर पूरा उतना पढ़ाने में वो रिविजन कैसी हुई फिर। एनीवेज, तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि वैसे तो क्वांटिटी डिमांडेड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बट लॉ ऑफ डिमांड के टाइम पे सिर्फ प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको डिमांड में फर्क कितना आ रहा है वो देखना है, चेंज कितना आ रहा है वो देखना है। तो बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानोगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड rises, and when price rises quantity demanded falls। आप देख रहे हो दोनों में उल्टा रिश्ता है। We can say that there is inverse relationship between price and quantity demanded। इसी चीज को जब हम टेबल की हेल्प से समझते हैं तो हम इसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। आप देखते जाओगे प्राइस कम होता जा रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता जा रहा है, 200, 400, 600, 800 बढ़ता ही चला जाएगा। और इसी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से जब आपने इसको ग्राफ में बना लिया तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज डिमांड कर्व। जब इनको ग्राफ में बना लिया तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिमांड कर्व। अब जब हम डिमांड कर्व बना रहे हैं तो ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, मींस डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन क्या बताया था, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, दैट इज व्हाई डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर हमने एजम्पशंस भी पढ़े थे। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिससे हमारा डिमांड अफेक्ट होता है। कंज्यूमर की इनकम की वजह से डिमांड में चेंज आता है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, वी लाइक समथिंग, विल बाय मोर। वी डोंट लाइक समथिंग, वी डोंट हैव टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, विल बाय लेस।
ठीक है। फैशन की वजह से रिलेटेड दो तरह के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनके चेंज होने की वजह से भी डिमांड में चेंज आता है, इनके प्राइस के चेंज होने में। फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, प्रेजेंट की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दो, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो आज क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दो, क्योंकि फ्यूचर में खरीदेंगे ना फिर सस्ते में। नेक्स्ट, एज, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो मीन्स मेल है या फीमेल ज्यादा है, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है। एज कॉम्पोजिशन मतलब कितने किड्स हैं, कितने यंगस्टर्स हैं या कितने ओल्ड पीपल हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स की डिमांड चेंज होती है। एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादा लोग हैं मोर डिमांड विल बी देयर, कम है तो लेस डिमांड विल बी देयर। कितने रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल हैं कंज्यूमर्स के लिए, इससे भी डिमांड में चेंजेस आते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कितने हमारे जो वेल्थ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे है, मीन्स कैसे डिवाइडेड है वेल्थ यानी कि मनी हमारे देश में। अगर रिच लोगों के पास ज्यादा पैसे है तो उस हिसाब से डिमांड में इफेक्ट आता है। एंड यही अगर पुअर लोग ज्यादा है या एवरेज इक्वली पैसा डिवाइड किया हुआ है तो उस हिसाब से भी हमारी डिमांड में चेंजेस आते रहते हैं। लोगों की पेइंग कैपेसिटी पता चलती है ना इससे, तो डिमांड में फर्क आएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है बेटा, दो तरह की पॉलिसी हो सकती है, टैक्सेशन पॉलिसी एंड सब्सिडी पॉलिसी। अगर टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं आपको किसी प्रोडक्ट के, यू विल बाय लेस, टैक्सेस कम लग रहे हैं यू विल बाय मोर। सब्सिडी अगर किसी चीज पे टैक्स की छूट मिल रही है यू विल बाय मोर, सब्सिडी कम है यू विल बाय लेस। वेदर कंडीशंस, समरी सीजन में समर प्रोडक्ट्स की सेल ज्यादा होती है और विंटर में विंटर क्लोथ्स एंड विंटर में जो भी सब्जियां आती हैं, कितनी सारी सब्जियां खाते हैं हम, कितने सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सर्दियों में होते हैं गर्मियों में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी जो कंडीशन वेदर कंडीशंस के हिसाब से भी डिमांड में चेंज आता है। जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, दोनों ऑपोजिट चलेंगे, लेकिन इसका एक्सेप्शन में दोनों पॉजिटिव चलेंगे। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। तो सबसे पहला केस हमने किया था गिफिन गुड्स का। गिफिन गुड्स का कॉन्सेप्ट सर रॉबर्ट गिफिन ने हमको दिया था। इन्होंने लेबरर्स के ऊपर एक स्टडी की थी। एक लेबरर अगर दिन में 100 रुपए कमा रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन थे, वो ब्रेड खाएगा या मीट खाएगा। 30 रुपीज का ब्रेड है और 80 रुपीज का मीट था, तो हमारा आंसर क्या था, ब्रेड। लेकिन अब देखना, जो सस्ते वाले गुड्स हैं, हाईली इंफीरियर क्वालिटी वाली, मात्र 30 रुपए की जो ब्रेड है उसका प्राइस अगर बढ़ा 30 से 40 हो गया, तो प्राइस बढ़ने से अभी भी क्वांटिटी डिमांडेड उसने ब्रेड की ही बढ़ाई, क्योंकि अभी भी 100 रुपए की इनकम में वो 80 रुपए का मीट नहीं खा सकता है। 30 से 40 हो गया चाहे ब्रेड, लेकिन अभी भी वो इंफीरियर गुड्स का ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा रहा है। गिफिन गुड्स आर हाईली इंफीरियर इन नेचर, इंफीरियर से भी जो नीचे होते हैं बेटा उनको हम गिफिन गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनका प्राइस भी बढ़ेगा फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। दिस इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट, रीजन हमारी इनकम में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, तो इनकम तो वही की वही है, इसीलिए प्राइस बढ़ने पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड इंफीरियर गुड्स की बढ़ा दिया। और ये जो कॉन्सेप्ट है गिफिन गुड्स का, ये हाईली लो इनकम पीपल के ऊपर अप्लाई होता है, उनकी बहुत ही लो इनकम है जो इंफीरियर गुड्स ही खरीदते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। इसमें 3 कीवर्ड्स मैंने आपको कराए थे। ये उन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है जो सोचते हैं कि जितना महंगा है उतना गुड्स खरीदेंगे, प्लस मेरे गुड्स एकदम यूनिक भी होने चाहिए, सबसे हटके, प्लस इज्जत का सवाल होता है, प्रेस्टीज। अगर दूसरा वाला मेरे जैसा महंगा गुड लेकर आ गया तो मैं प्राइस बढ़ा के और महंगा गुड लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरी इज्जत पे बात आ जाएगी। प्रेस्टीज का सवाल था, सबसे हटके भी होना चाहिए और मेरा ही सबसे महंगा होना चाहिए। ऐसे वाले लोगों की जो सोच है, इनके गुड्स कौन से हैं, इनको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। अब इसका उल्टा है थोड़ा सा, यहाँ पे लोग महंगा इसलिए खरीद रहे हैं साइकोलॉजिकल एंड बायस में, क्योंकि उनको क्वालिटी, उनको लगता है क्वालिटी बेटर मिलेगी महंगे में, तो क्वालिटी से कुछ लोग बायस्ड होते हैं। तो जितना महंगा उनको लगेगा उनकी क्वालिटी बेटर है, तो इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ाते हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग रहा, ऑपोजिट नहीं जा रहे हैं। स्पेकुलेशन, कभी कभी लोग फ्यूचर के प्राइसेस को एनालाइज करते रहते हैं और प्रेजेंट की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस देखते हैं। अगर आपको लगता है पेट्रोल का प्राइस फ्यूचर में, बेटा याद रखना स्पेकुलेशन के पॉइंट में फ्यूचर का आपको प्राइस देखना होता है और प्रेजेंट की क्वांटिटी डिमांडेड, तो ही स्टडी कर पाओगे। पेट्रोल का प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है तो आज भरवा लो पेट्रोल,
प्रेजेंट में क्या किया आपने, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल यू हैव इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। फ्यूचर में अगर आपको लगता है गेहूं आटा कम होने वाला है उसका प्राइस, तो फ्यूचर में अगर प्राइस कम हो रहा है तो फ्यूचर में ही खरीदना ना, प्रेजेंट में क्या करोगे, क्वांटिटी डिमांडेड आपने कम कर दिया, दोनों साथ में घट रहे हैं, तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन बन गई। ओके, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई करने के बाद हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट खत्म हुआ तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स में से, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी में से आज हम कवर करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, करें स्टार्ट। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लेट मी टेल यू, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। मेरे पास 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक मेरे पास है कॉन्सेप्ट सप्लाई और दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टॉक। बहुत लोग सप्लाई को स्टॉक बोल देते हैं और स्टॉक को सप्लाई बोल देते हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। सबसे पहला आता है सप्लाई। सप्लाई मीन्स वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी किसी गुड की या फिर सर्विस की a supplier is ready to sell at a certain price during a period of time. This is supply. 4 भागों में मैंने इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग डिवाइड कर दिया। कितनी क्वांटिटीज किसी भी गुड या सर्विस की सप्लायर बेचेगा जब उसको एक बढ़िया दाम मिलेगा, और वो प्राइस कैसा होगा, ज्यादा वाला। सप्लायर की सोच क्या है, ज्यादा प्राइस ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करूंगा। ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट होता है डिमांड और सप्लाई। अब मैंने बोला कि मेरे पास दिल्ली में एक्स कमोडिटी का 1000 यूनिट्स अवेलेबल है इंडिया में। एक्स कमोडिटी, इट कैन बी शर्ट्स, इट कैन बी टी शर्ट्स। मेरे पास 10,000 ले लो, 10,000 शर्ट्स मेरे पास दिल्ली में अवेलेबल है, मेरे गोडाउन में, मेरे शॉप पे, स्टोर पे मेरे। अब ये स्टॉक है कि कितना आपके पास अवेलेबल है, कितना पड़ा है, दैट इज स्टॉक। लेकिन उस स्टॉक में से कितनी क्वांटिटीज एक बढ़िया दाम मिलने पे वो सेल करेगा, दैट इज सप्लाई। स्टॉक इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और उसमें से सप्लाई, जितना क्वांटिटी वो बेचना चाहता है वो सप्लाई है। सप्लाई इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। यू गॉट द पॉइंट। कितना शर्ट्स तुम्हारे पास पड़े हैं लेकिन सारे थोड़ी बेचने हैं, तो 1000 स्टॉक आपके पास शर्ट्स का है, दैट इज स्टॉक। ठीक है, उसमें से आप 100 यूनिट्स बेचना चाहते हो क्योंकि आपको एक बढ़िया प्राइस मिल रहा है, तो भी 100 शर्ट्स आपने निकाल दी, दैट इज सप्लाई। गॉट इट। सप्लाई इज हाउ मच द मार्केट कैन ऑफर। मार्केट में कौन ऑफर करेगा, सप्लायर्स आपको बेचने के लिए रेडी है, देने के लिए रेडी है, सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई रेफर्स टू दी क्वांटिटीज और यू कैन से अमाउंट ऑफ अ गुड, यानी कि मैंने कमोडिटी लिखा था, जो सप्लायर यानी कि प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई जब उनको एक सर्टेन प्राइस मिलता है, सेम लिखा था हमने। सप्लाई ऑफ अ गुड एंड सर्विस रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ द गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर्ड टू ऑफर फॉर सेल, कितना बेचना चाहते हैं, एट सर्टेन प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ अलग समझाया मैंने, सेम लिखा था। ओके, सप्लाई इज नॉट द सेम कॉन्सेप्ट एज स्टॉक। स्टॉक मीन्स द स्टॉक ऑफ एक्स कमोडिटी इन दिल्ली में कितना है, ठीक है, इन एग्जिस्टेंस, कितना पड़ा है, दैट इज स्टॉक। वेयर एज सप्लाई मीन्स कितनी क्वांटिटी उसमें से वो ऑफर करेगा बेचने के लिए मार्केट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस स्टॉक में से, दैट इज सप्लाई। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई क्या है।
बेटा समझ आ रहा है सब कुछ? सप्लाई पढ़ लिया, स्टॉक पढ़ लिया। सप्लाई क्या है? वापस से वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस दैट अ प्रोड्यूसर और सेलर इज रेडी टू सेल एट अ सर्टेन प्राइस। कौन सा प्राइस? हायर प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई। अगेन जब हम सप्लाई के बारे में जानते हैं तो देर आर वेरियस फैक्टर्स affecting supply. What are the various factors? Example, factors of production. कौन से factors of production हमारे पास होते हैं? Land, labor, capital and entrepreneur. क्या ये हमारे सप्लाई को अफेक्ट करता है? लॉ ऑफ सप्लाई छोड़ दो, सप्लाई की बात करना सिर्फ, लॉ ऑफ सप्लाई बाद में पढ़ेंगे। सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर वी हैव ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन we'll be able to manufacture more and we will sell more, and if we don't get all these factors of production तो फिर सप्लाई भी क्या हो पाएगी हमारी? लेस। दूसरा आता है टेक्नोलॉजी। अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बना पा रहे हैं विल बी सप्लाई मोर, क्योंकि लोग वही डिमांड करते हैं। अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो वी विल बी एबल टू सप्लाई लेस। ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी या फिर सब्सिडी पॉलिसी, ये कंज्यूमर्स के लिए उल्टा है, उनको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं अल्टीमेटली। तो सप्लायर्स के लिए ऐसा नहीं है, अगर टैक्सेस ज्यादा है दे विल सेल मोर। सप्लाई सब्सिडीज अगर ज्यादा होगी तो दे विल सेल लेस। इनके लिए उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया। तो देर आर वेरियस फैक्टर्स, इनके अलावा और भी हैं जो हमारी अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। लेकिन बच्चों जब आप लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हो तो लॉ ऑफ डिमांड की तरह ये सारे फैक्टर्स को क्या मानना है? कांस्टेंट। सिर्फ एक ऐसा फैक्टर है जो कि प्राइस, जिसकी वजह से आपको क्वांटिटी सप्लाई में चेंज देखना है। जब आप लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हो तो हमेशा प्राइस की वजह से ही क्वांटिटी सप्लाई में चेंज देखोगे, क्वांटिटी सप्लाई की वजह से प्राइस में चेंज नहीं देखते होते। तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई शुरू कैसे होगा? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानो। जब प्राइस किसी चीज का बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ता है, जब प्राइस किसी चीज का कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाता है। Here we can say that there is positive relationship between price and quantity supply। ठीक है। अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, पहले टेबल बनाते हैं, टेबल में से ग्राफ बना लेंगे। दिस इज प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड दिस इज क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। 0 1 2 3 4 5, 0 हटा देते हैं, रेयर केस हो जाता है। तो अगर प्राइस 1 है तो क्वांटिटी सप्लाई कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल 10 ले लेती हूँ। अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा, सॉरी बढ़ा। और अगर फिर से प्राइस बढ़ा 30 तो ये भी बढ़ता जा रहा है, प्राइस भी बढ़ता जा रहा है और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं और इधर हम क्वांटिटी सप्लाई लेते हैं। अच्छा ये क्या बनाया था मैंने? दिस इज, ठीक है, वो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। अब हम इसको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, यहाँ पे प्राइस लिया और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई ले लिया। प्राइस क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 20 30 40 50। This is point of origin, this is price, and this is quantity supply. This is x-axis, this is y-axis. Y-axis is also known as price axis. Okay. जब price आपका 1 है तो quantity supply 10 है, this is A point. जब price आपका 2 है तो quantity supply 20 है, point number B, point number C, point number D and point number E. When you join all these points, तो ये बन गया हमारा
डिमांड सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व ए बी सी डी ई ऊपर जा रहा है तो सप्लाई कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है जी, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग and supply curve upward sloping. What is the reason behind that? Yes, positive relationship between price and quantity supply. इस वजह से हमेशा कैसा रहेगा? upward sloping. लॉ ऑफ सप्लाई कवर कर लिया। ceteris paribus क्या होता है? ceteris paribus का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सारे फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं उनको कांस्टेंट रहने दो, सिर्फ प्राइस ऑफ अ गुड की वजह से ही प्रोड्यूसर ज्यादा देगा या कम देगा। प्राइस बढ़ेगा, he will give you more, प्राइस कम हुआ, he will sell more, sell less, सॉरी। अब मैंने जब बोला ceteris paribus मींस अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये एक assumption है लॉ ऑफ सप्लाई का, इसीलिए लॉ ऑफ सप्लाई भी एक कंडीशनल कॉन्सेप्ट है। कंडीशनल कॉन्सेप्ट मींस कंडीशंस पे बेस्ड है। क्या कंडीशन है? कि सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना है, सिर्फ प्राइस के हिसाब से ही क्वांटिटी सप्लाई को स्टडी करना है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? टेक्नोलॉजी एक फैक्टर है जिसको स्टडी नहीं किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई को अफेक्ट करता है बट लॉ ऑफ सप्लाई के टाइम पे स्टडी नहीं किया। नंबर ऑफ फर्म्स कितनी अवेलेबल है? वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ फर्म ज्यादा होती है तो सप्लाई ज्यादा है, नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो सप्लाई कम होगी। इसको भी स्टडी किया लॉ ऑफ सप्लाई के टाइम पे? नहीं किया। हमारी फर्म का गोल क्या है, सेलर की एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर प्राइसेस के लिए, वो कैसा स्पेकुलेट कर रहा है, क्या एनालिसिस करता है। टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी एंड प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स कौन से? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनकी वजह से भी जो चेंज आ रहा है सप्लाई के ऊपर आपने स्टडी नहीं किया, इनको इक्वल माना है मींस कांस्टेंट माना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। बेटा ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे देयर इज नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। बेटा लॉस को हम शॉर्टेज बोल सकते हैं और प्रॉफिट को हम सरप्लस बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट देयर इज नो शॉर्टेज एंड नो सरप्लस। अब हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, पॉइंट नंबर ए। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज प्राइस एक्सेस और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड है दोनों। जिस पॉइंट पे आपको प्राइस मिलता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से टच किया हमने वाई एक्सिस को, प्राइस एक्सिस को, तो ये वाला जो पॉइंट आपको मिला है, आई मीन टू से ये जो OP1 प्राइस है, OP1 प्राइस है, दिस प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व टच होते हैं उस पॉइंट से जो आपको प्राइस मिलता है दैट प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? नाउ व्हाट इज शॉर्टेज एंड व्हाट इज सरप्लस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। ये समझ आ गया? हमने ऑलरेडी समझ लिया है। सप्लाई डिमांड जिस पॉइंट पे टच होता है दिस प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको टेबल के हिसाब से अब हम शॉर्टेज और सरप्लस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ऐसा कौन सा प्राइस, जल्दी से मुझे देखकर बताओ, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है? 60 प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। इस प्राइस पे डिमांड जितना कर रहे हैं क्वांटिटीज और क्वांटिटी सप्लाई दोनों क्या है? इक्वल। देयर इज नो लॉस, सॉरी देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, नो सरप्लस नो शॉर्टेज। ठीक है, क्योंकि 25 में से 25 माइनस क्या कुछ नहीं होता ना। ठीक है जी,
अब ऐसा चेंज आएगा अगर प्राइस में, कैसा चेंज, या तो प्राइस बढ़ता है या तो प्राइस कम होता है। इस तरीके से चेंज आ रहा है अगर कि पहले प्राइस का घटना देखते हैं। 60 से प्राइस कम होके कितना हो गया 50। तो याद करो जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, तो प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड 25 से 34 इंक्रीज हो गया, और क्वांटिटी सप्लाई प्राइस के बढ़ने कम होने से क्वांटिटी सप्लाई भी कम होता है। तो ये 25 से आ जाओ, 25 से कितना हो गया 22, ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो गया। अब आपको देखना है यहाँ शॉर्टेज क्रिएट हुआ है या सरप्लस। देखो बेटा डिमांड कितनी यूनिट्स हो रही हैं 34, लेकिन देने को सिर्फ कितनी है सप्लाई में 22, कमी पड़ गई बेटा, ध्यान यही दो ना। डिमांड कितनी कर रहे हैं 34, ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं बट यू हैव लेस टू गिव जस्ट 22, तो बेटा कमी पड़ गई, शॉर्टेज क्रिएट होगा। माइनस करो कितना 12, 34 माइनस 22, 12 यूनिट्स की 12 केजीज की शॉर्टेज क्रिएट हुई है। जब प्राइस कम होता है तो शॉर्टेज क्रिएट होती है, और वहीं अगर प्राइस बढ़ेगा तो सरप्लस क्रिएट होती है। कैसे एक बार फिर से देखते हैं। 60 से प्राइस अगर आपका 70 हो गया है तो प्राइस बढ़ा, याद करो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 25 से 12 कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ता है, तो 25 से 28 क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गया। सप्लाई करने को 28 यूनिट्स है, लेकिन खरीदने के लिए डिमांड कितने कर रहे हैं सिर्फ 22, तो ज्यादा है ना हमारे पास देने के लिए। भी आप सरप्लस, कितने सरप्लस 6 केजीज का सरप्लस है। तो इस तरीके से अगर प्राइस में चेंजेस आते हैं तो कभी कभी सरप्लस क्रिएट होता है और कभी कभी शॉर्टेज क्रिएट होता है, ठीक है। और मोस्टली प्राइस कम होने से शॉर्टेज क्रिएट हुआ और प्राइस बढ़ने से सरप्लस क्रिएट हुआ। और कैसे हुआ प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया। और एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई सेम है उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला जो प्राइस होता है उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा आपका फर्स्ट डे है आज? अच्छा बिल्कुल फर्स्ट डे पे आ पाए थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। इलास्टिक क्या होता है, कितना भी आप स्ट्रेच कर लो और कितना भी वो वापस आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, किस चीज में चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज। किसकी वजह से बेटा, लॉ ऑफ डिमांड थोड़ी पढ़ रहे हो कि सिर्फ प्राइस की वजह से देखोगे, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। डिमांड को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि प्राइस तो एक फैक्टर है ही, इसके अलावा इनकम भी एक फैक्टर होता है, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी एक फैक्टर है। तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो रिस्पॉन्सिव कितना है हमारा डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चेंज तो आपको क्वांटिटी डिमांडेड में देखना है ना, इस बार प्राइस की वजह से नहीं, किसकी वजह से, प्राइस प्लस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आ रहा है समझ में? तो इलास्टिसिटी में और लॉ ऑफ डिमांड में फर्क क्या हुआ? लॉ ऑफ डिमांड आपको सिर्फ बता रहा था प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। वो सिर्फ डायरेक्शंस बता रहा था, मूवमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्ट परसेंटेज आपको देगा कि भाई कितना चेंज आया है। चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम इलास्टिसिटी देखते हैं, और डायरेक्शंस के लिए लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बता रहा था कितना चेंज आ रहा है, परसेंटेज में कैलकुलेट करके कौन बताएगा आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज, डेल्टा को हम चेंज बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
डिवाइडेड बाय किसकी वजह से चेंज आ रहा है वो आप डिनोमिनेटर में रखते हो नीचे, परसेंटेज चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स हैं? ये तीनों। इन तीनों की वजह से क्या चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होता है? ईपी, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, कौन सा वाला फैक्टर लिखूं? प्राइस। प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम को y बोलते हैं तो y। लास्ट, व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x commodity divided by percentage change in price of other goods है ना, तो y commodity। एक का प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अदर गुड्स के प्राइस की वजह से किसी और गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ रहा है? साथ साथ हम बुक को भी कवर कर लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? कितना सेंसिटिव हमारा डिमांड है किसी भी गुड का बिकॉज ऑफ चेंजेस इन अदर वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स? प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। डिमांड इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अदर फैक्टर्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स कितना रिस्पॉन्सिव है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस वन ऑफ द वेरिएबल्स। कौन कौन से? या तो प्राइस, या तो इनकम, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये जो अदर फैक्टर्स हैं ये तीन तरह के होते हैं, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और कंज्यूमर की इनकम। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? प्राइस की वजह से अगर चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पॉन्सिव है, कितना चेंज लेकर आ रही है ड्यू टू प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्राइस। ये फॉर्मूला अभी नहीं करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो ये फॉर्मूला करा दूंगी। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस ऑफ गुड की वजह से क्या चेंज आ रहा है? प्राइस ऑफ ओन गुड, यहाँ पे किसी और गुड का प्राइस नहीं देखोगे, उसी गुड का प्राइस देखोगे। क्रॉस इलास्टिसिटी में किसी और का प्राइस की वजह से किसी और गुड की क्वांटिटी डिमांडेड देखोगे। टी के प्राइस की वजह से कॉफी की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है? कौन से गुड्स हो गए? सब्सटीट्यूट गुड्स। ठीक है, रिफिल के पेन के प्राइस की वजह से रिफिल की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है? कौन से गुड्स हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, चलो जी, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक सब समझ में आ रहा है बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी समझ में आ गया? किसी भी गुड के प्राइस की वजह से उस गुड के क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सबसे पहला परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या होती है परफेक्टली इन इलास्टिक? मतलब पहले तो आपको देखना है चेंज किसकी वजह से। प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में इनइलास्टिक, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कोई भी चेंज अगर क्वांटिटी डिमांडेड में नहीं आता है, ठीक है, और ये कौन से गुड्स पे होता है? फॉर एग्जांपल नेसेसिटी आइटम्स, तो चाहिए चाहिए, मेडिसिन चाहिए चाहिए, प्राइस बढ़े कम हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी डिमांडेड वो ही रहता है, कोई फर्क नहीं आता उसमें। हाँ नहीं, राइस चाहिए चाहिए हो, कभी कभी हम राइस की जगह रोटी खा लेते हैं। फिर मेडिसिन को नहीं हम वो इग्नोर कर सकते ना, वाटर को हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, वाटर इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ड्यू टू चेंज इन
मतलब जिसके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो नेसेसिटी है। ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो वहां पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी? जीरो रहेगी, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो हम इसका अगर ग्राफ बनाएं, यहां पे था आपका प्राइस और ये है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में चेंज आया, कैसा चेंज? या तो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, बट देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड आज भी वही है, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो। ठीक है, तो इसका इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज जीरो, देयर इज नो चेंज। अच्छा, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है? डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड। कैसे है? कौन सा डाउनवर्ड है? इट इज parallel to which axis? Y axis, and price axis is also known as Y axis. So demand curve is parallel to Y axis. क्या फर्स्ट केस आपको समझ में आया? प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में रत्ती भर भी चेंज नहीं आता है, सेम रहता है बिल्कुल, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। सेकेंड, एक एक करके चलूंगी। पहले बिल्कुल चेंज नहीं आया, अब थोड़ा सा चेंज आएगा, फिर इक्वल चेंज आएगा, फिर थोड़ा सा ज्यादा चेंज आएगा और लास्ट में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। एक एक करके ऐसे भी आप याद भी कर सकते हो। पहले बिल्कुल चेंज नहीं आया, अब थोड़ा सा चेंज आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिवली लेस इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली का मतलब होता है कंपैरेटिवली, मतलब प्राइस में जितना चेंज आ रहा है डिमांड में उससे थोड़ा कम आएगा। ठीक है, इसको हम रिलेटिवली लेस इलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक भी बोल सकते हैं। रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली कम चेंज है। ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज लेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली लेस इलास्टिक। अब हमारा ये प्राइस इधर होता है और क्वांटिटी डिमांडेड इधर है। दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। पहले अगर हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ये था ओपी एंड क्यूडी, प्राइस में इतना चेंज आया है। एक बात बताओ, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या होता है? कम हो जाता है ना। तो प्राइस, एक मिनट, जितना चेंज प्राइस में आया कम होगा ना क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के बढ़ने से, लेकिन कम चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में। ये प्राइस का देखो इतना बड़ा चेंज है और क्वांटिटी डिमांडेड का थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, ये पॉइंट ए मिला था आपको और ये पॉइंट बी, तो ज्वाइन कर देंगे तो ये बन गया आपका डिमांड कर्व। प्राइस इलास्टिसिटी क्या है इस बार? लेस देन 1, रिलेटिवली लेस इलास्टिक में लेस देन 1। ठीक है, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड तो है, बट दिस इज स्टीपर कर्व। जब बहुत अंदर की साइड होता है कर्व तो उसको स्टीपर बोलते हैं, बाहर की साइड होता है तो फ्लैटर कर्व होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है बट दिस इज स्टीपर, तो डिमांड कर्व इज स्टीपर। ठीक है, आई गिव यू टाइम टू नोट, इसको आप बस समझो अभी। अब थोड़ा सा चेंज आया था, अब इक्वल चेंज आएगा। इक्वल चेंज जहां पे आता है उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ड्यू टू चेंज इन प्राइस देयर इज इक्वल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। लेट्स ड्रॉ इट इन आवर ग्राफ। पहले प्राइस इतना था और क्वांटिटी डिमांडेड इतना था। प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है, या फिर आप ऐसे ले लो प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। तो इस बार कम का देख लेते हैं। चेंज तो किधर भी हो, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। तो प्राइस जितना कम हुआ क्वांटिटी डिमांडेड उतना ही बढ़ गया, ऑलमोस्ट सेम है।
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सेम चेंज आया है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। ये आपका डिमांड कर्व है। इस बार डिमांड कर्व कैसा है? फिर बोलोगे डाउनवर्ड स्लोपिंग। सिंपल, डिमांड कर्व का नाम होगा इस बार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वाई? बिकॉज आप बीच में जितने भी रेक्टेंगल्स देखोगे उनका एरिया बिल्कुल इक्वल है, यूनिटरी मतलब सेम है, सेम रेक्टेंगल्स आपको मिल रहे हैं। तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा डिमांड कर्व है उसको हम क्या नाम देंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज वहां पे सारे एरियाज हमारे रेक्टेंगल्स के सेम बने हैं। एंड प्राइस इलास्टिसिटी इस बार इक्वल टू 1, सेम चेंज है ना। अब हम थोड़ा सा ज्यादा चेंज लेकर आएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ? रिलेटिवली मोर इलास्टिक या इलास्टिक? ठीक है, जब लेस इलास्टिक था ना रिलेटिवली, तो हम लेस इलास्टिक को हटा के इन इलास्टिक वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटिवली वर्ड तो लगा दिया ना। अब यहाँ मोर इलास्टिक की जगह रिलेटिवली इलास्टिक वर्ड यूज कर सकते थे। रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। बोलो जल्दी, देयर विल बी मोर change in quantity demanded. Let's draw it in a graph, sorry. Price and quantity demanded. This is point of origin, this is y axis, this is x axis. Okay. Price के बढ़ने की वजह से quantity demanded कम होता है ना, तो price तो बढ़ा लेकिन quantity demanded बहुत ज्यादा कम हो गया। तो प्राइस में कम चेंज है इस बार और क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज है। और देखो आपका बहुत बाहर की साइड बना है ये ग्राफ, तो डिमांड कर्व इज फ्लैटर दिस टाइम। बहुत बाहर की साइड है ना, ऐसा नॉर्मल होता है और अंदर की साइड स्टीपर होता है। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बोलो क्या है? मोर देन 1। लास्ट वन, प्राइस में कुछ ऐसा चेंज आएगा कि बहुत ज्यादा ही चेंज आ जाएगा हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में। मोर से तो छोड़ो, बहुत ज्यादा इन्फिनाइट चेंज, तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फर्स्ट वाला क्या था? परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड नाउ दिस टाइम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ड्यू टू change in price there is infinite change in quantity demanded, उसको हम क्या बोलते हैं? perfectly elastic। ये प्राइस था पहले और ये क्वांटिटी डिमांडेड था। अब इतना ज्यादा चेंज आया ना क्वांटिटी डिमांडेड में कि अब आपको प्राइस का चेंज बहुत छोटा लग रहा है कि ऑलमोस्ट दिखाई भी नहीं देगा। दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज प्राइस। पहले ओपी प्राइस था, ओपी। ठीक है, इतना कम चेंज आया है कि OP1 भी आपको यही दिख रहा है, मतलब इसी पॉइंट पे इतना कम चेंज अब आपको लगेगा। इतने कम चेंज की वजह से भी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा डिमांड कर्व क्या है? पैरेलल टू, हाँ इधर x होता है इधर y होता है, जल्दी बोलो। पैरेलल टू x एक्सिस, वेरी गुड। और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, इतना कम चेंज आ रहा था कि आप नोटिस भी नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे कि बहुत ज्यादा चेंज आ गया हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में। दिस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो अभी हम ये सेशन खत्म कर रहे हैं और अभी थोड़ा सा ब्रेक होगा और फिर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन करंट अफेयर्स। नेशनल बॉडीज को कवर करेंगे आज। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ये नोट करना आपको। तो क्लास आप वाइंड अप कर सकते हो। तो क्लास मैंने